हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो हमने बेटा अपनी लास्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंप्लीट कंसेप्ट जानना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं क्या होते हैं। ठीक है, उस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था बेटा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक, फिर उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, फिर हमने उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, फिर उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं तो वो सॉल्यूशंस कैसे कैसे बताएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या वो कोइंसाइड कर रही है या वो पैरेलल है। फिर बेटा अब एक चीज़ हमने जो सीखी थी वो सीखा था कि उसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं और उसका नो सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है, उसके बाद हमने दो पेयर, अगर है मान लो एक पेयर है कोई भी, अगर दो इक्वेशंस है मेरे पास, उनका पेयर दिया हुआ है तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं उसके भी हमने बेटा तीन जो होते हैं, वैसे हमने सिलेबस में दो डिफाइंड है, मैंने वहाँ आपसे जिक्र किया था कि तीन होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और थर्ड नंबर का हमारा होता है, कौन सा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ डिस्कस किया नहीं था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस किया जाए तो आप बता देना मुझे, तो उसके लिए एक छोटी वीडियो में बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम अब हमारी ये क्लास नंबर 1 रहेगी। इसमें बेटा हम अपने जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक 20 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस संडे से हम लोग एक चीज़ और नई शुरू करने वाले हैं कि हम 20 क्वेश्चन जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका सेट अपना यहाँ बनाएंगे, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे बेटा अब हमारा चलेगा ये जो कंप्लीट सिलेबस चल रहा है, पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ फिर मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक, संडे को हमारा मिक्स्ड चलेगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे थोड़े से। उसके बाद जब जब हमारा एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बेटा, उसके बाद हम लोग रेगुलर जो है प्रैक्टिस किया करेंगे डेली। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जब वो प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी हो जाएगी तब हम क्या किया करेंगे, मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस किया करेंगे क्वेश्चंस की, और संडे को हम लोग एक कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का पेपर किया करेंगे। मैं खुद बैठ के उसको बनाऊंगा। ठीक है, तो उसको हम करेंगे। तो अब शुरू करते हैं, चलिए हमारी फर्स्ट क्लास जो है आज की, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हैव। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहा है। देखिए आप कंसेप्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप जाके देखिए उसको। ठीक है, अच्छे से पूरी वीडियो देखिए, आपका कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब अगर आपको याद है, आपने वीडियो देखी है पीछे वाली, तो अब आपको पता है, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास अगर दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी मेरे पास है a2x प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने वहाँ आपको तीन चीज़ें सिखाई थी। ठीक है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था उधर कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो इस केस में मेरे पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि वो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होती है। ठीक, तो हर पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मेरे निकल के आ जाते हैं वहाँ से। ठीक, सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई थी उधर कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता था। कैसा सॉल्यूशन आता था, यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या होता था कि दो लाइनें आपस में से इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ कि मान लेते ये दो लाइनें हैं मेरे पास, ये दो लाइनें जब इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक दूसरे के साथ, तो एक पॉइंट जो है इनका कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कॉमन हो गया बेटा, तो वो एक सॉल्यूशन निकल के आ गया आपका। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या कहता है आपका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें बेटा जो है पैरेलल हो जाती है। अब पैरेलल लाइंस कभी भी ये दो पैरेलल लाइंस आपकी ये चलती रहेंगी। ठीक है, क्या दो पैरेलल लाइंस कभी भी आपकी मीट करेंगी कहीं पे, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं मीट करेंगी। तो पैरेलल लाइन जब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन नहीं आया तो नो सॉल्यूशन मेरा आंसर हो गया। तो ये तीन कंडीशंस थी, आपको तीनों कंडीशंस बेटा अच्छे से आनी चाहिए। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि ये दो इक्वेशन मुझे दे दी, अब पूछा सॉल्यूशन कैसा होगा। तो इसका कोफिशिएंट मैं दूसरे इंक से दिखाता हूँ आपको, इसका कोफिशिएंट 1 है,
इसका कोफिशिएंट -4 है, तो 1/-4 आ गया। तो फर्स्ट a1/a2 क्या आया, -1/4 आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/4। अब b1/b2 लिखने जा रहा हूँ मैं। देखिए ऊपर 2y है तो कोफिशिएंट है 2, कोफिशिएंट हो गया 2, यहाँ पे कोफिशिएंट है -8, तो b1/b2 क्या आ गया, -1/4 आ गया सर। ठीक, यहाँ पे कोफिशिएंट है -5 और यहाँ कोफिशिएंट है 20, तो ये क्या बन गया, -1/4। तो देखिए क्या तीनों आपस में इक्वल हो गए? जी सर बिल्कुल, ये तीनों ही जो है मतलब a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, इक्वल हो गया c1/c2 के। ठीक है, तो आप ध्यान से सामने देखिए, कंडीशन भी मैंने आपको लिख दी है। तो तीनों इक्वल होते हैं तो कैसी लाइंस होती हैं? पहली चीज लाइन कोइंसाइड करती है। ठीक है, अब इसमें कोइंसाइड वाला ऑप्शंस नहीं दिया हुआ। दूसरी चीज सॉल्यूशन के बारे में पूछा हुआ, तो इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल के आ जाएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने कंप्लीट इसको आपके सामने रख दिया है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देखिए अब यहाँ वर्ड आया कंसिस्टेंट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी अगर आप लैग कर रहे हो कंसेप्ट में, तो पहले आप जाके कंसेप्ट वाली वीडियो देखो, उसके बाद आप इधर वाली वीडियो देखना, आपके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ जिक्र कर देता हूँ, कंसिस्टेंट कब होगी। देखिए दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट तब होता है जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब बताया था सर आपने? अभी बेटा मैंने बताया था कि जब पैरेलल लाइंस होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, तो उस केस में सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट कब होगा? क्या सर जब सॉल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा? नहीं बेटा, जब सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट होगा। तो सर सॉल्यूशन तो दो बार में आता है, दो आपने कंडीशंस ऐसी बताई कि आता है। तो बेटा जो दोनों कंडीशंस है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और मेरा यूनिक सॉल्यूशन, तो दोनों ही केस में कंसिस्टेंट रहता है सॉल्यूशन मेरे पास। ठीक है, अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो जो इनफाइनाइट वाला होता है वो डिपेंडेंट पेयर होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्यों होता है सर? कि वो लाइन एक दूसरे पे जब कोइंसाइड कर रही है तो उसका हर एक पॉइंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए उसको डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं। तो अगर पेयर ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है तो क्या लाइन पैरेलल होंगी? नहीं सर, पैरेलल के केस में तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आया तो मेरा इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ऑलवेज कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड तो करेगी सर, पर कंसिस्टेंट के केस में तो सर वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि दो केस होते हैं जिनमें सॉल्यूशन आता है। तो सर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती हैं और कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सेम क्वेश्चन है आपका। जो ये चैप्टर है ना बेटा, इस चैप्टर से अभी रिसेंटली नवोदय का पेपर हुआ था, तो नवोदय के टीजीटी मैथ्स में करीब करीब 8 या 9 क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के ऊपर आए हुए थे कि आपसे पूछा हुआ था यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैंने वो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, या फिर वो है नो सॉल्यूशन, या फिर आपसे पूछा हुआ था पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसाइड करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, कैसा होगा। तो ऐसे 8 या 9 क्वेश्चंस थे बेटा, आप मान नहीं सकते 80 क्वेश्चंस में से। तो ये जो आपका चैप्टर है, इससे बेसिकली देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, या तो आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, जो कि बोट एंड स्ट्रीम टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा, या फिर एजेस के ऊपर हो जाता है। मैंने इसमें कंप्लीट सारे क्वेश्चंस डाले हैं, हम इसका हर एक एस्पेक्ट टच करेंगे चैप्टर का। आप बस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जहाँ भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वही कह रहा है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। ठीक है, अभी क्या बताया था कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, x का 9, इधर दूसरी तरफ क्या है 18 है, तो ये क्या बना देगा, ये बना दिया सर 1/2। y के कोफिशिएंट देखो 3y, तो 3 है, y के साथ यहाँ 6 है, तो ये भी बना गया 1/2। फिर देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 26 है, तो 12/26 जब आप करोगे तो 2 से कैंसिल कर दिया आपने, तो 6/13 आ गया। तो पहले दो तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। तो अभी क्या बताया था कि जब a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, तो उस केस में पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, मेरे क्लियर हो गया सर। पैरेलल लाइंस होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है आप बताइए। तो सर पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी नहीं आपस में, तो मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा निकल के आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अब देखो इसमें क्वेश्चन ने ही खुद कह दिया हमें कि इफ द लाइन 3x + 2ky
-2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, कि उसने दोनों लाइन पैरेलल दे दी मुझे। अब k की वैल्यू पूछ रहा है देखिए k की वैल्यू पूछी अगर, तो मुझे पता है पैरेलल के लिए होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं देखूँ तो आप एक चीज़ देखिए, इसको अगर मैं देखता हूँ कि मैंने लिख दिया कि a1 बाई a2 कितना हुआ 3/2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 कितना हुआ 2k/5 नॉट इक्वल टू ये होगा -2/1। तो अगर मैं इतने पोर्शन को सॉल्व कर दूं तो k की वैल्यू मेरी आ जाएगी। जी सर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 3 15 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 15/4, तो जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी गिवन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने पीछे का क्यों लिखा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नवोदय के पेपर में आया था, उसमें उन्होंने पूछ लिया था कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। यहाँ पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, लेकिन वहां पूछा था k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम बेटा देखो इस पीछे वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 2k नॉट इक्वल टू 10, तो k इज नॉट इक्वल टू 10/2 विच इज k इज नॉट इक्वल टू 5। तो आपका एक ऑप्शन या एक क्वेश्चन ऐसे भी वो घुमा के दे सकता है बेटा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब k की वैल्यू हो सकता है वो 4 वैल्यूज ऐसी दे देता, ठीक है, 3 वैल्यू ऐसी दे देता जो पॉसिबल हैं, एक दे देता कि पॉसिबल नहीं है। तो k की वैल्यू यहाँ 5 नहीं रख सकते आप। अगर आप 5 रख दोगे तो वो पैरेलल नहीं होंगी। 5 आपने जैसे ही रखा वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन मुझे बतानी है। ठीक है, अब देखिए डिपेंडेंट वर्ड आ गया। अब अभी मैंने आपसे जस्ट डिस्कस किया था कि या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है उसको हम डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन थी मेरी। तो अब देखिए अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ -3x के साथ कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 5 है और यहाँ कोफिशिएंट -2 है, इतना मुझे दिया हुआ है। तो अगर इसको सेकंड इक्वेशन हम इसकी देखना चाहते हैं तो आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाला उठा के देखता हूँ ऑप्शन, पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो -3/-6, 5/10, -2/-4, यहाँ से मेरा निकल के आया 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2। देखिए मेरा पहले तीनों बराबर हो गए, मतलब मेरा ये डिपेंडेंट पेयर है, तो मेरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब आप कह सकते हैं सर आपने पहला ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया। तो बेटा आप एक मिनट लगेगी आपको, एक बार चेक कर सकते हैं उसमें, तो आपका तुरंत आ जाएगा। आप दूसरा लेके देख लीजिए। देखो दूसरा अगर आप लेते तो -3/6 आता, मतलब -1/2 आता। फिर आप इसको लेते तो ये 5/-10 आता, मतलब ये भी -1/2 आ जाता, दो तो बराबर हो जाते। तीसरा आप लेते तो वो -2/-4 आता, वो 1/2 दे देता, तो ये नॉट इक्वल आ जाता। तो दूसरी वाली अगर कंडीशन में ले लूँगा तो ये बेटा मेरी पैरेलल की कंडीशन चली जाएगी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन उठानी है, कोफिशिएंट उठा के ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करवा रही है, कि जो तीनों को बराबर बना रही है। ठीक, मेन चीज आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दे दे तो मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है मुझसे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बेटा मेरी होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सॉल्यूशन बताओ, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। देखिए बिल्कुल बच्चा भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो अगर इनका सॉल्यूशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई, देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ये हो जाएगा बेटा। इसको अगर डायरेक्ट ऐड करो तो y से y कैंसिल, तो 2x की वैल्यू कितनी 6 हो गई, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, अब x की वैल्यू 3 को यहाँ पुट कर दो आप, तो कहोगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू निकल के आ गई सर मेरी 1। तो 1 और 3 मेरा आंसर होगा, तो 3 और 1 जो है मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ये कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में से जब मैं एक घटाता हूँ तो मेरा कितना बचता है 1/3, और डिनोमिनेटर में मैं जब 8 ऐड कर देता हूँ तो मेरा बनता है 1/4।
अब देखो हो सकता है कुछ बच्चे इसको इक्वेशन बना के करें, ठीक है, बेसिक हमारा क्या कहता है, बेसिक हमें कहता है कि इक्वेशन बना के कर लो, लेकिन हम एक कॉम्पिटिटिव पेपर देने जा रहे हैं बेटा। देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, इसमें आप क्या करिए, आप सीधा फ्रैक्शन को उठाइए ऑप्शन में से। आप मान लो कि आपने ये ले लिया 3/12, तो आप न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2/12। ये क्या बना है, इसका बन गया 1/6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा न्यूमरेटर में से तो मेरा 1/3 बचेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड को उठाओ तो 4 में से एक गया तो 3/12 बचेगा, तो ये बना गया 1/4। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मेरा तो 1/3 बनना चाहिए। देखिए आप सिर्फ आधे क्वेश्चन से आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। तीसरा उठाओगे तो आपका बना 1 घटाने के बाद 4/12, ये बन गया 1/3। तो तीसरे ने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी। चौथा देखो आप, चौथा आया 6/12 जो कि बना 1/2। तो फोर्थ ने भी पहली नहीं करी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। देखिए आपने आधा क्वेश्चन देख के आपने पूरा ऑप्शन वो कर दिया है, आधा क्वेश्चन पढ़ के आपने आंसर लगा दिया कि सी आपका आंसर होगा। लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिए कि जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करोगे तो 1/4 बनना चाहिए, तो 5/12 में 8 ऐड करो तो ये 5/12 में अगर आप 8 जोड़ दोगे बेटा तो आपका 5/20 बनेगा, जो कि 1/4 मेरा आंसर दे देगा। तो बिल्कुल सही कंडीशन मिल रही है दोनों, तो मेरा आंसर आ गया। क्यों मैं इसमें एक्स और वाई में उलझूंगा, जब मुझे सीधा ऑप्शन देखा। कॉम्पिटिटिव पेपर में क्या है, वो हमें यही देखना चाह रहे हैं ना कि आप कितने स्मार्ट हो। उसने आपके सामने 4 आंसर रख रखे हैं कि आप इनमें 4 में से एक पहचान लो अपना। क्या किया उसने, 4 रख दिए कि इस 4 में से आंसर पहचान लो, आपका आंसर एक ही है। तो क्यों मैं एक्स और वाई यहाँ पे बनाऊंगा इस चीज़ में, समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी करने हैं स्मार्टली, ठीक है। सॉरी। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कहता है कि 4/x+3y इज इक्वल टू 14 और 3/x-4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखिए आपको अगर याद होगा, मैंने आपको एक रिड्यूसिबल फॉर्म सिखाई थी। अगर कंसेप्ट वाली वीडियोज आपने देखी है तो मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि 1/x को आप p मान लो और अगर 1/y दे रखा है तो q मान लो, तो इक्वेशन आपकी बन जाती है। तो वही चीज़ आप यहाँ देखिए, आप 1/x को अगर मैं p मान के चल रहा हूँ तो ये कितना हो गया, 4p + 3q इज इक्वल टू 14। दूसरा बन गया 3p - 4q इज इक्वल टू 23, ठीक है। एलिमिनेट कर दो इसको, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से किया, तो ये मेरा बन गया 12p + 9q इज इक्वल टू 42। और ये बन गया मेरा 12p - 16q इज इक्वल टू 23। को अगर 4 से करोगे, देखो 25 को 4 से करते तो बेटा आपका 100 आ जाता। तो 2 बचा है, 2 और 4 8, तो 8 कम कर दो तो आपका 92 आ गया। तो ऐसे थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन आप भी करो। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 16 और 9 25 टाइम्स क्यू हो गया, और -92 है मेरे पास, प्लस में 42 है, तो 50 का डिफरेंस है, तो -50 बच गया मेरा। तो क्यू की वैल्यू मेरी -2 जो है निकल के आई, ठीक है। ये मेरा क्यू है। इसको देखो क्यू मैंने क्यों लिख दिया, सॉरी ये क्यू नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आपका वाई ही रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट जो है आपका वाई चल रहा है इधर। वो क्यू कब लिख देता मैं उसको, जब वो 3/y दिया होता, ठीक है। तो आपका y की वैल्यू जो बेटा निकल के आई -2। अब किसी भी एक में आप पुट कर दो, मान लो आपने इसमें पुट कर दिया, तो आपका क्या बना, आपका बना 4p + 3 × -2 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपका आया 4p - 6 इज इक्वल टू 14। तो 4p की वैल्यू आई 14 और 6 उधर जुड़ जाएंगे तो 20, p की वैल्यू आ गई 5। अब p की वैल्यू 1/x है तो 5, x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो 1/5 और -2 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/5 एंड -2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया, आपके सिलेबस में रिड्यूसिबल फॉर्म नहीं दिया हुआ था, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो कभी भी आपको 1/x या 1/y की फॉर्म में दिख जाए तो आप उनको ही एक p और q की फॉर्म में लेके चले जाओ, तो आपका ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। अगर आप 1/x और 1/y को आप एलसीएम बना के बेटा अगर सोल्व करने का सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं आगे जाके, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, हर स्पीड ऑफ रोइंग। अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस आ गया। अब आपको बता रखा है डाउन स्ट्रीम होगा जब पानी की दिशा में ही बोट चलेगी, अपस्ट्रीम होगा जब पानी की दिशा से उल्टी चलेगी।
तो इस केस में स्पीड क्या हो जाती है मेरी, x प्लस वाई हो जाती है डाउन स्ट्रीम के केस में, और अपस्ट्रीम के केस में हो जाती है x माइनस वाई, जहाँ पे x जो है स्पीड बोट की है और y जो है स्पीड मेरी धारा की है, मतलब कि करंट की स्पीड है पानी की। ठीक है, तो अब देखिए इसमें स्पीड कितनी निकल के आ गई, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है। अब ये आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में किया तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 20/2 मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 हो गई, x माइनस वाई की मतलब 4 किलोमीटर 2 घंटे में किया तो होगी 2। तो यहाँ से आप सोल्व नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे आप। 2x की वैल्यू आपकी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसमें पुट कर दो तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो 6 और 4 आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो वो आपने सॉल्व किया। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं सिखाता हूँ, कभी भी आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो, अब देखो मैं दूसरे पेन से बताता हूँ, यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है डाउनस्ट्रीम की और आपको स्पीड दे रखी है अपस्ट्रीम की, तो आप जब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो आपकी बोट की स्पीड आ जाती है, स्पीड ऑफ बोट। और आप दोनों को घटा के मतलब कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से अगर डिवाइड कर दो तो आपकी स्पीड आ जाती है स्पीड ऑफ करंट। आप करके देखिए, ऊपर देखो 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा था, स्पीड कितनी हो गई 10, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10, अपस्ट्रीम की स्पीड 2, तो दोनों को जोड़ा 12, 2 से डिवाइड किया 6, देखो बोट की स्पीड 6 आ गई। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड 10, अपस्ट्रीम की स्पीड 4, अपस्ट्रीम की स्पीड 2, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, देखिए पानी की स्पीड 4 आ गई। तो ये सब चीज़ें आप ओरली कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपके लिए लिख दिया अलग से कि डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 होता है स्पीड ऑफ बोट, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 होता है स्पीड ऑफ करंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमें कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है अगर ए बी सी डी, उसके एंगल्स है मेरे पास ए बी सी डी, तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बताओ। देखिए बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक सर्कल है, इसके अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 1 और ये 2 है अगर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आमने सामने के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री, तो इसका और इसका मिला के 180, इसका इसका मिला के 180। तो मान लीजिए ये मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो ए और सी को मिला दो तो 180 होगा, और बी और डी को मिला दो तो 180 होगा। तो ए और सी देखोगे आप मिलाओगे तो आपका क्या आया, 6x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 170 डिग्री। ठीक, दूसरी आपकी बनेगी, आप b और d को मिला दो, तो ये आपका बना 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190 डिग्री। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई, पहली आपकी ये हो गई। अब देखिए आपके पास फिर दो चीज़ें हैं, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं अगर पेपर में बैठा हुआ हूँ, मैंने दो इक्वेशन बना ली, मैं अब या तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ, या देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ऑप्शन उठाऊंगा, सीधा वैल्यू को एक इक्वेशन में पुट करूंगा। मान लो मैंने 20 और 10 उठाया, तो अगर मैं 20 और 10 उठाऊं तो बेटा यहाँ देखो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 140, और 10 उठाया तो कितना बना 150, तो बनना चाहिए 170, तो मैं कह दूंगा ये आंसर ही नहीं हो सकता। फिर मैंने उठाया 20 और 30, तो 20 को 7 से किया तो 140, अब 20 30 जोड़ दूंगा 140 में तो 170, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी इक्वेशन में चेक करूंगा, 20 को 5 से करूंगा तो 100, और 30 को 3 से करूंगा 90, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। मैं आंख बंद करके बेटा ऑप्शन नंबर बी पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं स्मार्टली आपको जो करनी है वहां पे, इससे आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो आप और बच्चों से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसको आपका होमवर्क ये है, आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करके देखिएगा। कैसे करेंगे, आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, उस x को आप y में पुट कर दो जाके। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये हमारा थर्ड चैप्टर आ गया, कहीं ना कहीं थर्ड चैप्टर फोर्थ से लिंक है हमारा। ठीक, तो x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये मान लेते हैं कोई भी कार्टेशियन प्लेन है हमारा,
तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब मैंने वहाँ आपको क्या सिखाया था, x इक्वल टू a क्या होता है, सबसे पहले कि x इक्वल टू a का मतलब है कि x एक्सिस पे आप a यूनिट्स इधर चलते रहो, तो पैरेलल टू किसके हो जाएगी, y एक्सिस की हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये मेरा a, 0 है, तो मैं चला तो मेरी पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन बन गई, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू a। अब y इक्वल टू b मतलब कि ओरिजिन से आप y की तरफ चलते रहो, कितनी यूनिट्स, b यूनिट्स। तो ये मेरा एक पॉइंट है 0, b, इससे जो लाइन पास हो रही होगी इसको मैं बोलूँगा y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कर गए, दोनों लाइन, मैं रेड से दिखाता हूँ, दोनों लाइन जो है बेटा आपस में इंटरसेक्ट कर गई। अब इंटरसेक्ट करी तो क्या पॉइंट बनाए, a, b। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट b, a। b, a होगा या a, b, सॉरी, आपका इंटरसेक्टिंग एट a, b होगा बेटा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब a, b क्यों हुआ सर, x का कोऑर्डिनेट a है और y का कोऑर्डिनेट b है, इसलिए देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं एग्जामिनर ने कि इंटरसेक्टिंग एट बी ए और इंटरसेक्टिंग एट ए बी, तो यहाँ भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशंस हैं, तो क्या करना है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कोफिशिएंट्स को आप सबसे इधर ले आओ, इक्वल टू में 0 रखो। तो पहली इक्वेशन आपकी 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इससे आपकी गलती होने के चांस कम हो जाते हैं बेटा। 3x माइनस 9y माइनस 24/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, तो पहले से आ गया 5/3, दूसरे से आएगा माइनस 15 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस गया तो 3 से काटोगे तो 5/3 ही आएगा, और माइनस 8 बाई माइनस 24/5 करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 से 24 3 पे गया तो 5/3 आ गया। तो तीनों को कंपेयर किया तो 5/3 5/3 5/3 तीनों इक्वल हो गए अगर, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप कहोगे सर मेरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइंस कैसी होंगी, तो आप कहेंगे सर कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ये कहता है पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2, देखो फिर सेम क्वेश्चन आ गया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, x के कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो -1/3, y के अगर मैंने करे तो -1/3, और मैंने कोफिशिएंट वाला करता हूं तो 5 आ जाता है। तो देखिए ये दो तो इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब पैरेलल होती है। पैरेलल होगी तो कैसा सोल्यूशन होगा, आप कहोगे सर नो सोल्यूशन होगा, तो मेरा आंसर नो सोल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, किसी को अगर लग रहा है तो थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस इजी है ये, और आपको एक कंसेप्ट पकड़ना है कि आपको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है वैल्यू ऑफ सी बताइए जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने देखा बेटा, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। तो x का कोफिशिएंट c, तो c अपॉन x का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -3। अब ये आप कहोगे सर -2 बाय माइनस, मैं बस ये करता हूँ हमेशा कि मैं इसको इक्वल टू के इधर ले आता हूँ कि मेरे से साइन की कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं अगर एक को कंपेयर कर दूँ, c/6 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/3। अगर कंपेयर आप इससे करोगे अगर, तो आपका c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, जो कि आपकी निकल के आ गई 3। ठीक है, और एक वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, c इज इक्वल टू 6 इंटू 2/3, तो 3 से 2 पे कटा, c इज इक्वल टू 4। तो दो वैल्यूज है, आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपको 3 दी हुई है, तो 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा ऑप्शन दिख जाता है आपको, मैंने दूसरा भी क्यों लिया, हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा होता कि 3 भी दिया होता, 4 भी दिया होता, और ऑप्शन सी में दे देता बोथ। समझ रहे हैं, कई बार एग्जामिनर इस चीज में भी खेल जाता है हमारे साथ। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें है कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशंस, ये लाइन दी हुई है, पूछा हुआ कोइंसिडेंट कब होंगी, कोइंसाइड कब करेगी, जब वो कोइंसाइड करेगी सर, तो उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और अभी आपने बताया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होंगे सर जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। आप इसमें ढूंढ लीजिए, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये किस चीज की कंडीशन है सर मेरी, ये वाली, ये बेटा मेरी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, कि जब वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये सर, ये बेटा मेरी है नो सॉल्यूशन की, जब वो आपस में पैरेलल रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन है अगर, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताइए जिनका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपस में कोइंसाइड करेगी, पहली चीज तो।
ठीक है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो एक कंडीशन मैंने बताई है a1/b2 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, या तो आप इससे कर लो, या आप एक चीज़ देख सकते हो, देखो जैसे कि आप x और y की वैल्यू को पुट करा दो, ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर पुट कराओगे, मान लो मैं इसमें पुट करा रहा हूँ कि दो, ये पुट किया 2 -3 -1 बन रहा है, ठीक है, 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 -9 और 4 -5 बन रहा है, तो मेरा पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ सेटिस्फाई कर गया। मैं दूसरा अगर चेक भी करूँ तो 2 2 जा 4 माइनस में 15 बनेगा, ये -15 + 4 -11, ये तो सही है। 4 2 जा 8 और -30 और 8 -22, सेटिस्फाई तो ये भी कर गया मेरा, तो इसको भी होल्ड पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 + 3 7, तो ये नहीं किया, तो ये तो हट गया देखो मेरा, ठीक है। 2 माइनस में ये +13 हो गया, 12 और 2 14 14 0, ये भी कर गया, और 5 2 जा 10 माइनस +3 13 -13, ये भी कर गया। तो देखो तीन ऑप्शन बेटा यहाँ मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तो सेटिस्फाइड से तो नहीं हुआ। अब देखिए ये कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं देखूँ तो x का कोफिशिएंट 1/2 हो गया, फिर ये 1/3 हो गया, -1/3, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है, पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है तो होल्ड कर लिया, ये तो ऑप्शन ही हट गया था। यहाँ देखता अगर मैं बी वाले में अगर मैं देखूँ तो ये 2/4 मतलब कि 1/2, और ये 5/10 मतलब 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया। इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, इक्वल हुआ तो पैरेलल में चला जाएगा, हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ कैंसिल हो गया। इसको मैं देखूँ तो ये 1/5 हुआ, और इधर मेरा -4/-1, तो ये हो गया मेरा, तो ये भी नॉट इक्वल हो गया। तो बाद का भी अगर मैं देख लूँ 14/13, तो मेरा क्या आंसर यहाँ से निकल के आएगा बेटा, 2 3 चौका 12, तो 2 और 12 14 और -14 0 बना गया, 5 2 10 +9, हाँ देखिए 10 और ये जो है 13 नहीं बनाया, तो ये भी मेरा ऑप्शन हट जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर बेटा जो निकल के आया ऑप्शन नंबर ए यहाँ से निकल के आया, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए कि फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। अगर फादर की एज को बेटा मैं x मान लूँ और सन की एज को y मान लूँ, ये है फादर, ठीक है, ये है सन। तो फादर की एज 6 टाइम्स है सन की एज से, तो पहली इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 6y, ये होगी फर्स्ट, ठीक है। दूसरी देखिए 4 साल के बाद, मतलब अगर x + 4 कर दूं इज इक्वल टू एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, तो 4 गुना हो जाएगी। y के बेटे की भी तो उम्र 4 साल बाद देखिए ना, फादर की एज अगर 4 साल बाद देख रहे हैं तो x + 4 हो गया, और बेटे की अगर देखेंगे तो वो भी y + 4 होगा, उसके 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बनी x + 4 इज इक्वल टू 4y + 16, तो यहाँ से बन गई x - 4y, 16 इधर आएगा माइनस का, तो -12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इस x इक्वल टू 6y को यहाँ पुट कर दो तो 6y - 4y - 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू आ गई निकल के 6। इसका मतलब बेटे की उम्र 6 साल है। अब बेटे की उम्र देखो 6 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे दे रखी, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन तो मेरा सीधा यही हो गया। ये मैंने देखा कि तीन ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, तो सीधा मैंने सी लगाया, मैं पापा की निकाल भी नहीं रहा। अब अगर निकालना है तो फादर की यहाँ से निकल जाएगी, y इक्वल टू 6 को बेटा यहाँ जाके पुट कर दो आप, तो x इज इक्वल टू 6 × 6 जो कि 36 आ गया मेरा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 की तरफ। देखो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकता था, इसको मैं आपको मैं सिखाऊंगा आगे चल के, एक मैं अलग से सीरीज लेके आऊँगा सॉरी, एक सीरीज लेके आएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग मैं ये आपको ये बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे कर सकता था कि ये फादर लिख दिया, ये मैंने सन लिख दिया, इनकी रेशियो 1:6 लिख देता क्योंकि वो 6 गुना है। फिर 4 साल के बाद के लिए मैं यहाँ भी 4 लगा देता, यहाँ भी 4 लगा देता। फिर मैं कहता कि फादर की जो एज है वो 4 गुना हो जाएगी बेटे के, तो 1:4 लिख देता। अब क्रॉस प्रोडक्ट कहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसको इससे करा दो, इसको इससे माइनस करो, तो 6 × 6 - 4 × 4, तो मेरा 2 यूनिट्स बच के आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है मेरा 4 और 16, तो ये मेरा 12 हो जाता, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 6 निकल के आ जाती, मतलब कि यहाँ मेरा जो है 6 निकल के आ जाता। सॉरी ये फादर पे 6 है और यहाँ पे 1 है, और ये 4 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये मेरा सीधा 36 निकल के आ जाता है बेटा, और ये मेरा सीधा 6 निकल के आ जाता। मैं इसको मार्क कर देता 36 और 6,
लेकिन ये जो कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह छोटी चीज़ें ये मैं आपको बता दूंगा, एसएससी वगैरह में यूज़ होती हैं, उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही होगी? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब सर इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्ट कर रही होगी, कंडीशन क्या होती है बेटा? तो यूनिक के लिए कंडीशन सर आपने बताइए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा मेथड यूज किया जाता है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। देखिए आपके सिलेबस में दो दे रखे, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज होता है, एलिमिनेशन भी यूज होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है। तीनों मेथड आपके यूज होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे बेटा ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है आपको कैसी होगी। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बना रही है, 4x प्लस 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये दे रही है 12x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दूं, कर लो सर। तो 4/12 क्या बनेगा? 1/3। ये 3/9 क्या बनेगा? 1/3। ये 6/15 क्या बनेगा सर? 3 से काट दो तो 2/5। ये इक्वल हो गया, ये नॉट इक्वल हुआ। तो पहले दो वाला पेयर इक्वल है, दूसरा नॉट इक्वल है, तो सर ये पैरेलल लाइंस हो गई मेरे पास। पैरेलल लाइंस कैसा देती है? अच्छा लाइंस ही पूछ लिया वैसे तो पैरेलल लाइंस होगा, अगर सॉल्यूशन पूछ लेता तो नो सॉल्यूशन मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, फिर से मैं आपको देखो रिकैप करा देता हूं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेंगे लाइन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो आपका उस केस में पैरेलल लाइंस हो जाएगा, जो कि नो सॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, तो ये है आज आपके 20 क्वेश्चंस। मैंने इसको हर पार्ट छूने का कोशिश किया इसमें। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट हम लोग थोड़े कम ही करें, 10 या 15 क्वेश्चंस। उसके बाद में एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें हम 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तो करीब करीब हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दूंगा। और संडे को बेटा हम लोग अपना प्रैक्टिस सीरीज़ एक नई शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग उसको अच्छे से देखते हैं, उसको मतलब सही से आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ बच्चा उसको देख रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नहीं तो कंप्लीट सिलेबस वाली ये जो प्लेलिस्ट है हमारी, ये हमारी ज़रूर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स पॉजिटिव दिखाइए, तो मैं इस चीज़ों को पूरे सिलेबस को अच्छे से चलाता रहूँगा। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, आपके जो भी है, जैसे कि प्रैक्टिस वाली सीरीज़ है या फिर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स वाली सीरीज़ है, मैं आपको कंप्लीट अच्छे से दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा रेस्पॉन्स आपकी साइड से भी मुझे लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये सिलेबस वाला हम लोग ज़रूर कंप्लीट करते हुए चलेंगे, अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाते हैं। आप देखिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ थोड़ा सा, आप कमेंट सेक्शन में कम लिखते हैं, कोई कोई बच्चा है जो लिख देता है, सब लोग नहीं करते। ठीक ना, आप उसमें अपना डाउट ज़्यादा पूछते हैं, तो उससे क्या होगा, एक टीचर भी थोड़ा सा ये लगता है ना कि हाँ बच्चा मेरे से मतलब, बच्चा ही जब पढ़ना नहीं चाह रहा है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। ठीक है, अब आप भी कल को टीचर बन जाएंगे केवी में जाके, तो उस टाइम पे आप भी जब चाहेंगे कि पढ़ा रहे हो आप किसी को और वो आगे से रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या सोचोगे, ये ही पढ़ के खुश नहीं हो तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आपका यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ाएंगे पूरा यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि केवीएस का कंप्लीट सिलेबस टीजीटी मैथ्स का किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक दे रखा है हमने। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।